देख प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है ना, इट इज द चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये हो गया प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकलता है, तो इवेंट्स का निकलता है प्रोबेबिलिटी। किसको बोलते हैं इवेंट? दोज आउटकम्स which exist with कंडीशन, जो कंडीशन के साथ एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग या रेड बॉल, या फिर ऑड नंबर, या सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इक्वल्स टू 6, ऐसा कुछ भी जिस पे कंडीशन लगा दिया वो क्या हो गया? इवेंट हो गया। ठीक है। आप आया अपने पास सैंपल स्पेस। किसको बोलते हैं सैंपल स्पेस? मैक्सिमम या लार्जेस्ट पॉसिबल आउटकम्स जितना हो सकता है विदाउट एनी कंडीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जैसे आपके क्वेश्चन में ये बोला ना, फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अभी कोई कंडीशन नहीं लगाया, बोला 52 में से 2 कार्ड गिर गया, तो 52C2 आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब रेस्ट्रिक्शन लगाएगा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर किंग, तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? इवेंट। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला अपने पास क्या एग्जिस्ट करता है? एक ही फार्मूला ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो गया। अगला टर्म अपने पास ये है, अच्छा इससे रिलेटेड बात, कंपटीशन इस पे बहुत काम करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगा और इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं। प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में होता है, और अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा देन इट बिकम्स पॉसिबिलिटी। किसी भी चीज के होने का पॉसिबिलिटी कितना है? आप बोलते हैं 70%, तो प्रोबेबिलिटी बोलता है 0.7। आप बोलते हैं 35%, प्रोबेबिलिटी कहता है 0.35। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी या चांस परसेंटेज में और प्रोबेबिलिटी इसमें फ्रैक्शन। ठीक है। ये बात भी ट्रू है ना, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर वाला इससे हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है। इस अच्छा अगला बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक्सक्लूसिव बोला गया, इसका मतलब डिफरेंट इवेंट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन वन अनदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। 12th क्लास में इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 11th क्लास में बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 12th क्लास में कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पूरा का पूरा एक्सरसाइज है इसके ऊपर। ठीक है, आएंगे वहां पे भी हम लोग। उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इवेंट E1, E2, E3 जितना भी इवेंट दिया है सबका यूनियन करें ना, तो वो हमेशा सैंपल स्पेस S के बराबर होगा। ठीक है। अगर मेरे सारे इवेंट का यूनियन करने पे वो सैंपल स्पेस के बराबर होता है, तो इवेंट्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, वर्ड क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट अपने पास है ऑड्स इन फेवर। दो चीज होता है, ऑड्स अगेंस्ट होता है और ऑड्स इन फेवर होता है। तो ऑड्स इन फेवर कहने का मतलब इट इज रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। देखिए एग्जिस्टेंस को P लिखे ना, अगर उस E पे बार लगा दिए तो वो क्या हो गया? नॉन एग्जिस्टेंस। सोच के किसी इवेंट के होने का चांस 70 है तो नहीं होने का। कहने का मतलब इवेंट प्लस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इवेंट कुल मिला के 1 होगा हमेशा। तो अगर हमको पता है एग्जिस्टेंस, तो नॉन एग्जिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस कैसे? ठीक है, ये ऐसे आएगा। अगला ऑड्स
odds against. It is ratio of probability of non-existence to probability of existence. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमसे बोला odds against, इसका कोई सिंबल नहीं तो हम क्या लिखेंगे PE बार और डिवीजन में PE। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो odds against कहलाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर odds in favor बोल दिया तो odds in favor, तो हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस बाय नॉन एग्जिस्टेंस करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस बाय नॉन एग्जिस्टेंस odds in favor, नॉन एग्जिस्टेंस बाय एग्जिस्टेंस odds against, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब ये होता है ना कि वो एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहता है, ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा होता है। अगला चीज, इफ odds against, ये गिवन m by n, तो ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आप अगेंस्ट बात कर रहे हैं ना और यहां क्या निकाल रहे हैं एग्जिस्टेंस, तो उस समय में डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस का बात हो जाए तो अगेंस्ट में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है, तो m by m प्लस, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है odds in favor, if odds in favor आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है p by q, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, फेवर मतलब एग्जिस्ट करवाएगा कि हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। उस समय p by p plus q और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस दैट इज q by p plus है, ठीक है। अच्छा, सबसे पॉपुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, a और b दोनों इवेंट्स, वैसे केस में pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन सबसे पॉपुलर, बहुत ज्यादा यूज है इसका, ठीक है। जिस जगह पे यूज होना स्टार्ट होगा वहां बहुत यूज होगा। उस तरीके से इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है तो उसमें से लगभग मान लीजिएगा 75% क्वेश्चन इसी एक अकेले फार्मूला से बनता है, ठीक है। अच्छा, a यूनियन b को पढ़ते क्या है, एटलीस्ट a और b, तो जब ये और वाला वर्ड आएगा ना इसका मतलब हमको क्या करना है यूनियन करना है, ठीक है। अगला इसी में फार्मूला a माइनस b, इसको पढ़ेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a बट नॉट b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बट नॉट b, ठीक है। ये दोनों एक साथ निकलता कैसे है, pa में से माइनस करना होगा a इंटरसेक्शन b, ये है आपका 11 का, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी। नोट करते चले, तो क्वेश्चन जब आएगा तब आएगा। मेरा हो गया मेरे साथ ऑनलाइन में हो जाए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि अगर एक इवेंट पहले से एग्जिस्ट कर चुका है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे इवेंट के होने का क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आपको लिखा हुआ कुछ इस टाइप मिलेगा pa by b, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a when b already exist, ठीक है। अब ये हो गया इसका सिंपल, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे pa इंटरसेक्शन b बाय pb से, डिमांड करेगा ये, बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ a एंड b बोथ, ठीक है। बस यही वाला फॉर्मूला लगाना है, कंडीशनल का सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कंडीशनल का सारा क्वेश्चन। इसको और थोड़ा हम इवैल्यूएट करके दिखाते हैं, a by b लिखा ना, तो p a इंटरसेक्शन b का मतलब n a इंटरसेक्शन b, डिवीजन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा,
ये न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का नंबर ऑफ इवेंट बी बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में सैंपल स्पेस नहीं चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज हो जाए। ये दोनों ns ns कैंसिल, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं n a इंटरसेक्शन b, और डिवीजन में क्या आएगा nb। अभी आपके पास जो क्वेश्चन एक था उसमें 10 कार्ड्स था, 10 कार्ड्स था, जबकि फर्स्ट इवेंट E1 दिया हुआ है, नंबर ग्रेटर देन 3, जो भी कार्ड पे नंबर हमको मिलेगा वो नंबर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो ये जो हो चुका है ये न्यूमरेटर में रहेगा कि डिनोमिनेटर? B ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो जो पहले से हो चुका है वो कहां रहता है? नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में रहेगा। जिसका प्रोबेबिलिटी डिमांड किया वो रहेगा न्यूमरेटर। बोला गया ना फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या था क्वेश्चन? इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर। तो जिसमें बोलेगा ना फाइंड, वो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर वाला पार्ट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से हटा दें, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? 10 कार्ड था, एक कार्ड निकालना था, E1 था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गया, E2 है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को निकालना है, हमको क्या फाइंड करना है? PE2 किसके रिस्पेक्ट में? E1 के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या कहता है? E2 इंटरसेक्शन E1, और डिवीजन में PE1, और फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ इवेंट इन बोथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट 1। इवेंट 1 क्या था? ग्रेटर देन 3, तो नंबर ऑफ इवेंट 1 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब कितना आ गया? 7, 7 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ E2 कितना है? इवन बोला, इवन, तो इवन 1 से 10 तक इवन कौन होगा? 2 4 6 8 10। जब आप E2 निकाल रहे हैं तो उस समय तो E1 से रिलेटेड नहीं ना है। E2 का मतलब हो गया खाली कौन सा? जो इवन है, ठीक है, E2 का मतलब केवल इवन। अब जो हम लिखने वाले हैं ना, वहां पे आप बिल्कुल सही बोले, E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब ग्रेटर देन 3 इवन, ठीक है, ग्रेटर देन 3 साथ ही साथ इवन। तो इसमें कौन कौन आएगा? अच्छा ये तो 5 हुआ ना, इसमें कौन कौन आएगा? देख लीजिए, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, तो नंबर कितना हो गया? समझ में आया तीनों का मीनिंग? अब इसको यूज करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1 फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन 4 बाई E1 7, 4 बाई 7 अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। समझे कंडीशनल कैसे बनता है? ठीक है, चलिए उसी में एक और क्वेश्चन होगा, बुक में देखिएगा, सेकंड नंबर, second number question. Assume that each child born is equally likely to be boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? क्या निकालना है आपको? निकालना है किसका probability? Both are girls. Both are girls. ये चाहिए, ठीक है। जबकि आपके पहले क्वेश्चन में ये बोला such that the youngest child is a girl. पहला क्वेश्चन क्या है? यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। देख, यंगेस्ट अगर गर्ल होगी तो इसमें क्या क्या हो सकता है? गर्ल गर्ल और बॉय गर्ल, यही ना, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और दोनों गर्ल होनी चाहिए, उसका क्या पॉसिबिलिटी? गर्ल गर्ल। हमको इसका E1 का निकालना है E2 के रिस्पेक्ट में। PE1 किसके रिस्पेक्ट में? E2 के रिस्पेक्ट में। तो अभी देखे थे ना फॉर्मूला, ये इंटरसेक्शन बाय E1, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन आपको कितना दिख रहा है? 1।
और E2 क्या दिख रहा है 2, E2 2 दिख रहा है, तो 1/2 ये मेरा आंसर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, इसको E3 कहते हैं, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो एटलीस्ट वन गर्ल होगी, क्या क्या हो सकता है, एक बॉय गर्ल हो सकता है, एक गर्ल बॉय हो सकता है, एक गर्ल गर्ल हो सकता है। एटलीस्ट बोला ना, ज्यादा से ज्यादा दो भी तो हो सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट समझे। तो इसके लिए जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसका, E1 का, बोथ गर्ल्स, किसके रिस्पेक्ट में, E3 के रिस्पेक्ट में, एटलीस्ट वन गर्ल, इसका 1 और नीचे वाले का 3, 1/3 आ जाएगा। ऐसे बनाते हैं हम लोग कंडीशन, ठीक है, नोट कीजिए। छोड़ेंगे तो देखिए, इसको थ्योरी के नाम पे लिख ही लेना है हम लोग को, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हम आपको दिखा दिए ना कि बिना आप इस थ्योरी के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि A/B जो होता है वो एक्चुअल में, इसको हम E1 E2 करते हैं, E1 E2 जो होता है ये P/E1 इंटरसेक्शन E2 और बाई P/E2 होता है। अगर हमसे बोला गया कि तुम E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे यहाँ मल्टीप्लाई होने, तो क्या लिख सकते हैं, P/E2 और मल्टीप्लिकेशन में कौन, E1/E2, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव थ्योरी या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। अगर हम लोग से तीन इवेंट के बारे में पूछा गया, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, थ्योरी कहता है E2 E1/E2, फिर कहता है P/E3 और डिवीजन में E2 इंटरसेक्शन E1 या E1 इंटरसेक्शन E2, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएगा। ये क्या बोल रहा है, अकेले E2 एग्जिस्ट करेगा, करवा दिए। जैसे यहाँ पे जैसे 7 वाइट में से एक वाइट निकाले ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए थे, हो गया। उसके बाद अब एक वाइट निकल चुका है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा वाइट चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन लग गया ना, वाइट 6 हो गया, टोटल बॉल में 11 हो गया। अगर मान लीजिए 2 वाइट निकल गया, आगे और वाइट बोलेगा, तो ये 5/10 हो जाएगा, घटते जा रहा है। तो जब ये दोनों हो चुका है तब ना ये तीसरा आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव थ्योरी या मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, ठीक है। तो क्वेश्चन बिना थ्योरी के भी बनेगा, बस समझना है कि किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। चलिए आगे और देख लें, इवेंट। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए आपको जब एक्सक्लूसिव बता रहे थे उसी समय बोले थे ना कि उसको आप लोग यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट क्या कहता है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। मान लीजिए आप डाई फेंके और आप कॉइन थ्रो, दोनों को क्या लेना है, कॉइन पे हेड टेल आएगा, डाई पे 1 से लेकर 6 तक आएगा, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, दो घोड़ा दौड़ रहा है आपस में, घोड़ा कभी है ना सेटलमेंट नहीं करेगा कि देखो तुम हार जाना, हम तुमको है ना रेस के बाद 1 किलो चना ज्यादा दे, नहीं करता, ठीक है। चना दे ही नहीं सकता, आदमी में हो सकता है, क्यों ऐसे करके मार दे चला गया, आदमी में ये हो सकता है, उसमें नहीं हो सकता। वो दोनों कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। एक टारगेट है, उसमें हम शूट कर रहे हैं अपनी गोली से, आप अपनी गोली से शूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा सर मेरा गोलियां खत्म हो गया तो दीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, टारगेट है, आप भी शूट कर रहे हैं, हम भी शूट कर रहे हैं, ठीक है। इस कारण से ये क्या कहलाया, इंडिपेंडेंट। समझ में आया, ठीक है। देखिए ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P A/B जो है वो PA कहलाएगा और P B/A जो है ये PB कहलाएगा। समझ गए, A का एग्जिस्टेंस विदाउट B तो ये PA हो जाएगा और B का एग्जिस्टेंस विदाउट A
तो वो सिंपल पीबी होगा। बी का ए से कोई लेना देना नहीं ना। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो ए अकेले एग्जिस्ट करेगा विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ बी, ठीक है। तो पी ए बाई बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पी ए में। और पी बी बाई ए किस में कन्वर्ट हो गया? पी बी में। कब? जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तब। वैसे केस में आप इसको देखें, E1 बाई E2 किस में कन्वर्ट होगा? E1 में। तो ये बना क्या? P E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू P E2 इनटू P E1 हुआ, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटीज का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या बनेगा? PA इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट में एक ही फार्मूला लगना है, इसी से सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्बली डिस्कस कर लेंगे।